तो हमारे चैनल की एक ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है, जहां पर आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं व्हाट इफ सीजन 2 के एपिसोड 1 और एपिसोड 2 के बारे में। मैं जानता हूं कि एपिसोड 1 वाली वीडियो हमें कल ही अपलोड करनी थी, लेकिन अब क्योंकि सलार मूवी की वजह से हम इसे कल अपलोड नहीं कर पाए, इसीलिए आज हमने एपिसोड 1 और एपिसोड 2 दोनों को जोड़ दिया है। सो इसीलिए आपको इस एक ही वीडियो के अंदर व्हाट इफ सीजन 2 का एपिसोड 1 और एपिसोड 2 दोनों की स्टोरी पता लग जाएगी। और हाँ, अगर आप सभी को सलार या फिर डंकी मूवी की स्टोरी जाननी हो तो हमने उनके ऊपर भी वीडियोस बना रखी है। आप चाहे तो चैनल पर जाकर या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को यूज करके उन्हें देख सकते हैं। और इनके अलावा अगर आपको हमारी ये वाली वीडियो पसंद आती है तो आप कमेंट्स के अंदर व्हाट इफ सीजन 2 या फिर मार्वल व्हाट इफ जैसे कई सारे वर्ड्स लिख सकते हैं, ताकि इनसे हमें पता चल जाए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है। तो फिर आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इफ सीजन 2 के पहले एपिसोड का नाम है व्हाट इफ नेबुला जॉइंड द नोवा कॉर्प्स, यानी कि क्या होता अगर नेबुला नोवा कॉर्प्स को ज्वाइन कर लेती। तो चलिए इस एपिसोड के अंदर हम इसी सवाल के जवाब को देखते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है ज़ेंडार प्लेनेट से, जहाँ पर हम नेबुला को देखते हैं जो कि ज़ेंडार के अंदर नोवा कॉर्प्स की ड्रेस में होती है, और हमें पता लगता है कि नेबुला नोवा कॉर्प्स की मेंबर है। नेबुला यहाँ पर एक केस की वजह से आई होती है, क्योंकि किसी ने कुछ टाइम पहले ज़ेंडार के अंदर योंडू को मार दिया था, एंड दैट्स वाई नेबुला को योंडू के डेथ का केस दिया जाता है। बट यहीं पर नेबुला के पीछे और भी कई सारे नोवा कॉर्प्स आते हैं, और यहाँ पर हमें देखते हैं कि इनमें से कुछ ऑफिसर्स नेबुला से नफरत करते हैं, और वो इसीलिए क्योंकि नेबुला थैनोस की बेटी है और वो पहले ब्लैक ऑर्डर आर्मी का भी हिस्सा थी। इसके बाद ही हमें वॉचर की आवाज आती है, और वॉचर इस कहानी को एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि इस यूनिवर्स के अंदर रोनन ने थैनोस को धोखा दिया था, और उसने धोखे से थैनोस पर हमला करके उसे जान से मार दिया था, और थैनोस के अलावा उसने बाकी सब कुछ को डिस्ट्रॉय भी कर दिया था। और रही बात नेबुला और गमोरा की, तो इनमें से रोनन गमोरा को अपने साथ ले गया था, जिसके बाद नेबुला अकेली पड़ गई थी और वो अंदर से पूरी तरह से टूट चुकी थी, और इसीलिए नेबुला भी डीप स्पेस के अंदर अपनी मौत का इंतजार कर रही थी। लेकिन उसी टाइम पर नेबुला के पास नोवा प्राइम आती है और वो नेबुला को अपने साथ ले जाती है, जिसके बाद नोवा प्राइम नेबुला को नोवा कॉर्प्स की मेंबर बना देती है, जिसके बाद नेबुला काफी टाइम तक नोवा कॉर्प्स की मेंबर बनकर काफी काबिलियत से काम करती है। लेकिन फिर तभी एक दिन हम ये देखते हैं कि रोनन ज़ेंडार के ऊपर हमला करने आ जाता है, लेकिन रोनन के अटैक करने से पहले नोवा प्राइम पूरे ज़ेंडार प्लेनेट के ऊपर एक पावरफुल सिक्योरिटी शील्ड लगा देती है, जो कि इतना पावरफुल होता है कि उसे रोनन भी तोड़ नहीं पाता। और ये ऐसी सिक्योरिटी शील्ड होती है जो कि 50 सालों तक ज़ेंडार को प्रोटेक्ट रख सकती थी। लेकिन ज़ेंडार को बंद करने की वजह से ज़ेंडार पूरे गैलेक्सी से आइसोलेट हो जाता है, और इसीलिए ज़ेंडार के अंदर रिसोर्सेज की कमी होने लगती है, जिस वजह से ज़ेंडार की हालत खराब होने लगती है। इसके बाद 5 साल बीत जाते हैं, और यही वो प्रेजेंट टाइम होता है जहाँ पर योंडू की डेथ हुई होती है। और यहाँ पर हमें ये भी पता लगता है कि इन 5 सालों के अंदर ज़ेंडार के अंदर क्राइम्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। योंडू नेबुला का पुराना साथी होता है, और इसीलिए नेबुला योंडू की डेथ के बारे में पता लगाने की कोशिश करती है। वो योंडू के केस की तहकीकात करते हुए एक बार अपनी आंखों से योंडू की मेमोरीज को प्ले करती है, जिन मेमोरीज के अंदर योंडू विसल बजाता है। लेकिन तभी योंडू की विसल की वजह से योंडू का याका एरो उड़ता हुआ सीधा नेबुला के पास आता है। याका एरो को देखकर नेबुला उसे पकड़ लेती है, लेकिन नेबुला के पकड़ते ही याका एरो का कलर ग्रीन हो जाता है, और नेबुला के चारों तरफ एक होलोग्राफिक इमेज खुल जाती है। बट उस पूरी इमेज और डायग्राम्स को देखकर नेबुला को कुछ समझ नहीं आता, और इसीलिए वो नोवा कॉर्प्स से कांटेक्ट करती है और उनसे इस बारे में पूछती है। लेकिन पूरे ज़ेंडार के रिकॉर्ड्स के अंदर उन होलोग्राफिक इमेजेस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती। इसके बाद नेबुला और ज्यादा जानकारी इकट्ठा करने के लिए सीधा हावर्ड द डक के कसिनो में जाती है, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि इस ज़ेंडार के अंदर हावर्ड द डक पूरे कसिनो का मालिक है, और इसी के कसिनो के अंदर कॉर्क, मीक और ग्रूट भी होते हैं। यहाँ पर आते ही नेबुला हावर्ड द डक से उस डायग्राम और पिक्चर्स के बारे में पूछती है, बट तभी वहाँ पर कॉर्क आता है, और वो नेबुला की बातें सुनकर नेबुला को बताता है कि असल में ये चीज डेटा कोर है, यानी कि ऐसी चीज जिसके अंदर दुनिया भर का डेटा है। और इसके साथ ही कॉर्क ये भी कहता है कि इसके अंदर ज़ेंडार की सिक्योरिटी शील्ड के भी कोड्स हैं। ये सुनते ही नेबुला ये समझ जाती है कि ये डेटा कोर बहुत ही खतरनाक है, और इसीलिए उसे ऐसा लगता है कि योंडू अपने याका एरो की मदद से हमें किसी साजिश के बारे में बताना चाहता है, क्योंकि शायद से हो ना हो कोई तो ऐसा है जो कि ज़ेंडार की सिक्योरिटी शील्ड को तोड़ना चाहता है, और शायद से रोनन की मदद करना चाहता है। सो इसीलिए अब उसे ज़ेंडार के शील्ड जनरेटर के पास जाना होगा और उसके अंदर के सिक्योरिटी कोड्स को डिस्ट्रॉय करना होगा। और ये शील्ड जनरेटर बेसिकली वही डिवाइस है जो कि ज़ेंडार की सिक्योरिटी शील्ड को बनाए रखता है, और इसीलिए उस शील्ड जनरेटर के सिक्योरिटी कोड्स किसी के हाथ नहीं लगने चाहिए। लेकिन नेबुला के सामने सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि आखिर वो शील्ड जनरेटर के पास पहुंचेगी कैसे, और ज़ेंडार की सिक्योरिटी शील्ड को टूटने से बचाएगी कैसे, क्योंकि एज ऑफ कोर्स अभी वो लोग किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन फिर तभी नेबुला को ये याद आता है कि उसने कुछ टाइम पहले एक ऐसे क्रिमिनल को पकड़ा था जो कि ज़ेंडार की सिक्योरिटी को तोड़ रहा था, एंड दैट्स व्हाई वो ज़ेंडार की सिक्योरिटी के बारे में काफी कुछ जानता है। सो इसीलिए अगर वो नेबुला का साथ दे तो फिर उसकी मदद से नेबुला शील्ड जनरेटर को ढूंढकर उसके पास पहुंच सकती है। इसके बाद नेबुला ऐसा ही करती है, वो सीधा ज़ेंडार की जेल जाती है और वहां से उस कैदी को छुड़ा लेती है। और नेबुला जेल से जिसे छुड़ाती है वो होता है योन रोग, यानी कि ये आदमी। इसे जेल से निकालने के बाद इसकी मदद करने के बदले में नेबुला इससे अपनी मदद करने के लिए कहती है,
जिसके बाद ये नेबुला की हेल्प करता है और वो कई सारे सिक्योरिटी लेयर्स को तोड़ते हुए नेबुला को सीधा शील्ड जनरेटर के पास ले जाता है। जिसके बाद नेबुला सीधा शील्ड जनरेटर के पास जाती है और उसके अंदर से डेटा कोर को अपनी बॉडी में डाउनलोड कर लेती है, क्योंकि एज वी ऑल नो नेबुला के पास एक साइबरनेटिक बॉडी है। लेकिन जैसे ही नेबुला अपने अंदर उस डेटा कोर को डाउनलोड करती है, वैसे ही हम ये देखते हैं कि यॉन रोग नेबुला को धोखा देता है और वो नेबुला के सर में एक पेन ड्राइव को घुसाकर और नेबुला के अंदर से सारा डेटा निकाल लेता है और उस पेन ड्राइव में स्टोर कर लेता है और फिर वो नेबुला को वहीं पर मरने के लिए छोड़ देता है। अगले पल हम ये देखते हैं कि वो डेटा कोर बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है और बिल्कुल फटने वाला होता है, लेकिन सही टाइम पर नेबुला वहां से निकल जाती है, जिस वजह से वो उस ब्लास्ट से बच जाती है और फिर नेबुला पूरी कोशिश करके वहां से बाहर भी निकल जाती है। लेकिन जैसे नेबुला बाहर आती है, वैसी वो ये देखती है कि उसके सामने नोवा प्राइम खड़ी है और यहीं पर नोवा प्राइम एक बहुत बड़ी बात कहती है। वो नेबुला से कहती है कि इन सब के पीछे मैं खुद हूँ, यानी कि नोवा प्राइम, और इसीलिए मैंने जानबूझकर तुम्हें योंडू का केस दिया था ताकि तुम्हें उसके याका एरो के जरिए ज़ेंडार के डेटा कोर के बारे में पता लगे और तुम यहाँ पर आकर शील्ड जनरेटर के अंदर से हमारे लिए डेटा कोर निकालो, और सिर्फ तुम इसलिए क्योंकि तुम्हारे पास साइबरनेटिक्स बॉडी है और ये काम सिर्फ एक साइबरनेटिक्स बॉडी से ही हो सकता है, एंड दैट्स व्हाई मैंने तुम्हारा यूज किया। इसके साथ ही नोवा प्राइम नेबुला को ये भी बताती है कि वो जानती है कि ज़ेंडार की सिक्योरिटी शील्ड आज न तो कल तो टूटने वाली है, जिसके बाद रोनन उन सबको मार देगा और इसीलिए उसने रोनन के साथ ये डील कर लिया है कि वो ज़ेंडार की सिक्योरिटी शील्ड को हटा देगी, जिसके बदले में रोनन उसे अपनी टीम में शामिल कर लेगा और इसीलिए मैं और मेरे कुछ साथी रोनन के साथ हैं। एंड देन यहाँ पर नोवा प्राइम अपने कुछ सोल्जर्स को बुलाकर नेबुला को मारने के लिए कहती है और वो खुद वहां से निकल जाती है ज़ेंडार की सिक्योरिटी शील्ड को खोलने के लिए। इसके बाद ही वो सारे सोल्जर्स नेबुला को बहुत मारते हैं, लेकिन नेबुला किसी तरह से बचते बचाते वहां की एक बहुत ही ऊंची जगह से नीचे कूद जाती है, जो देखकर सोल्जर्स को ऐसा लगता है कि नेबुला अब मर गई होगी। लेकिन तभी हम ये देखते हैं कि नेबुला जिंदा है, जो कि किसी तरह से सीधा हावर्ड द डक के पास जाती है और वहां पर अपने साथियों को सारी कहानी बताती है। जिसके बाद वो लोग मिलकर नेबुला को रिपेयर करते हैं और अपने साथियों के साथ मिलकर हथियार लेती है और अपनी टीम को लेकर सीधा निकल जाती है नोवा प्राइम को रोकने के लिए। लेकिन इधर नोवा प्राइम मशीन के अंदर डेटा कोर को अपलोड कर रही होती है और इसीलिए डेटा कोर के पूरी तरह से अपलोड होते ही सिक्योरिटी शील्ड खुलने वाली थी, बट उसी टाइम पर नेबुला अपनी टीम के साथ वहां पहुंच जाती है। लेकिन वहां पर पहुंचने के बाद भी नोवा प्राइम डेटा कोर को पूरी तरह से अपलोड कर देती है, जिसके बाद ही शील्ड खुलने लगता है। लेकिन हम ये देखते हैं कि जैसे ही रोनन अपनी पूरी शिप को लेकर सिक्योरिटी शील्ड के अंदर आ रहा होता है, वैसे ही उसी टाइम पर सिक्योरिटी शील्ड फिर से बंद हो जाती है, जिस वजह से रोनन का पूरा शिप तबाह हो जाता है और रोनन अपनी पूरी आर्मी के साथ खत्म हो जाता है। नोवा प्राइम ये सोचने लगती है कि आखिर ये कैसे हुआ, लेकिन यहीं पर नेबुला उसे ये बताती है कि जब वो डेटा कोर को अपने अंदर डाउनलोड कर रही थी, तब उसने ये देख लिया था कि उसके साथ आया यॉन रोग उसे धोखा देने वाला है, और इसीलिए जब उसने पेन ड्राइव के जरिए उसके दिमाग से डेटा कोर को डाउनलोड किया, तब उसने उस डेटा कोर के अंदर थोड़े से चेंजेस कर दिए, जिसका इम्पैक्ट हमने अभी अभी देखा। इसके बाद ही नेबुला की टीम और नोवा प्राइम की टीम दोनों टीम्स के बीच फाइट होती है, जिस फाइट के अंदर पहले तो ये लोग दबा के फाइट करते हैं, लेकिन फिर हम ये देखते हैं कि नोवा प्राइम ऊंचाई से गिरकर मर गई है, जिसका मतलब नोवा प्राइम का दी एंड। और फिर इसके बाद ही ज़ेंडार की सिक्योरिटी शील्ड को भी खोल दिया जाता है और फिर हमें यहाँ पता लगता है कि नेबुला ने बहुत ही होशियारी दिखाकर न सिर्फ रोनन को खत्म किया, बल्कि ज़ेंडार की सिक्योरिटी शील्ड हटाकर ज़ेंडार को भी बचाया। और फिर ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अब शुरू होता है एपिसोड 2, जिसका नाम है व्हाट इफ पीटर क्विल अटैक्ड अर्थ्स माइटीएस्ट हीरोज, यानी कि क्या होता अगर पीटर क्विल अर्थ के सुपर हीरोज के ऊपर हमला कर देता। तो चलिए जानते हैं इस एपिसोड की स्टोरी को। एपिसोड की स्टार्टिंग होते ही हम ये देखते हैं कि एक छोटा सा मेटियोर जैसा टुकड़ा सीधा स्पेस से अर्थ में गिरता है। सही टाइम पर पैगी कार्टर उसे ट्रैक तो कर लेती है, बट वो अपनी टीम के साथ मिलकर भी उसे रोक नहीं पाती, जिसके बाद वो न्यूयॉर्क के अंदर आकर गिरता है। और यहाँ पर हमें ये भी पता लगता है कि ये साल है 1988, यानी कि एमसीयू का वही साल जिस साल में योंडू पीटर क्विल को किडनैप करता है। लेकिन व्हाट इफ के इस यूनिवर्स के अंदर हम ये देखते हैं कि जो मीटियोर जैसा टुकड़ा यहाँ पर आकर गिरा था, वो असल में एक स्पेस पॉड था, जिसके खुलते ही उसके अंदर से पीटर क्विल निकलता है। यहाँ पर इसकी आंखें ब्लू कलर में चमक रही थी, जहाँ से हमें पता लग रहा था कि इस पीटर क्विल की सेलेस्टियल पावर्स एक्टिवेट हो चुकी हैं। इसके बाद ही वॉचर अपीयर होता है और वो कहानी सुनाते हुए हमें बताता है कि इस बच्चे का नाम है पीटर क्विल, जो कि यहाँ पर इस पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय करने आया है। इसके आगे वॉचर कहानी बताते हुए कहता है, आज से ठीक 6 महीने पहले योंडू और उसके टीम के रेवेजर्स पीटर क्विल को किडनैप करने आए थे। लेकिन जहाँ एमसीयू के यूनिवर्स के अंदर पीटर क्विल को किडनैप करने के बाद योंडू उसे ईगो को नहीं सौंपता और वो खुद ही उसे पालने पोसने लगता है। उससे बिल्कुल हटकर इस यूनिवर्स के अंदर ये योंडू पीटर क्विल को ईगो को सौंप देता है, यानी कि ईगो द सेलेस्टियल को। इसके बाद ही ईगो अपने बेटे पीटर को मैनिपुलेट करता है और उसके अंदर की सेलेस्टियल पावर्स को एक्टिवेट करके उसे अपने प्लान को अंजाम देने के लिए तैयार कर लेता है। और ये तो हम सभी जानते हैं कि ईगो का प्लान यही है कि वो यूनिवर्स के सारे प्लैनेट्स के अंदर अपने एक सेलेस्टियल सीड को डालकर उस पूरे प्लैनेट को अपने कंट्रोल में ले लेता है, और ऐसा करके वो पूरे यूनिवर्स के सारे प्लैनेट्स को अपने कंट्रोल में लेना चाहता है। और ईगो इसे नाम देता है एक्सपेंशन, और अपने इसी गोल को पूरा करने के लिए उसने पीटर क्विल को अर्थ पर भेजा है। इसके बाद प्रेजेंट टाइम में हम ये देखते हैं कि शील्ड के 2 मेंबर्स यानी कि पैगी कार्टर और टोनी
स्टार्क के फादर हावर्ड स्टार्क अपने हेडक्वार्टर्स के अंदर इकट्ठा होते हैं और वहाँ पर पीटर की सारे एक्शंस को मॉनिटर करके ये कहते हैं कि उन्हें इंटेलिजेंस से एक खबर मिली है कि इस बच्चे के अंदर बहुत ही ज्यादा मात्रा में न्यूक्लियर रेडिएशन है और ये सब तरफ तबाही मचा रहा है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद से एक ही दिन के अंदर ये हमारे पूरे प्लेनेट को ही मिटा देगा। और फिर इसीलिए ये दोनों ही डिसाइड करते हैं कि उन्हें इसे रोकना ही होगा। इसके बाद ही वो दोनों ये डिसाइड करते हैं कि इन सब से निपटने के लिए उन्हें अपनी टीम तैयार करनी होगी, यानी कि सुपर हीरोज की टीम। और फिर इसीलिए वो लोग हैंक पिम को फोन करते हैं। इधर हम हैंक पिम को देखते हैं जो कि अपने घर में अपनी बेटी होप के साथ मिलकर ब्रेकफास्ट कर रहा होता है, बट तभी उसे हावर्ड का फोन आता है और वो उसे सिचुएशन बताकर सीधा अपने पास बुलाता है, क्योंकि इस टाइम पर हैंक पिम एंटमैन होता है। इसके बाद ही टीम के सारे मेंबर्स इकट्ठा होते हैं, जो सब होते हैं पैगी कार्टर, हैंक पिम, बिल फोस्टर, वकांडा के राजा टिचाका, हावर्ड स्टार्क एंड विंटर सोल्जर। इन सब के इकट्ठा होने के बाद पैगी कार्टर पूरी टीम को सब कुछ बताती है और वो टीम से कहती है कि उन सबको मिलकर इस बच्चे को और इस बच्चे की वजह से होने वाली तबाही को रोकना होगा। इसके बाद ही पूरी टीम तैयार होकर पीटर क्विल को ढूंढती है और उसे हराकर पकड़ने जाती है, लेकिन वो इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो अकेले पूरी टीम की बैंड बजा देता है। जिसके बाद ही एंटमैन यानी कि हैंक पिम सभी को ये आइडिया देता है कि वो लोग अभी उसे नहीं हरा सकते और इसीलिए अभी उन्हें वहाँ से भागना चाहिए। इसके बाद टीम राजी हो जाती है और वो लोग अपने प्लेन के अंदर बैठकर वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन पीटर क्विल अपनी पावर से उन्हें रोक लेता है, जिस वजह से उनका प्लेन हवा में आगे बढ़ ही नहीं पाता। लेकिन फिर तभी अचानक से पीटर क्विल के ऊपर एक जोरदार थंडर स्ट्राइक होती है और फिर हम ये देखते हैं कि वहाँ पर थॉर आ गया है, जिसने की उस थंडर स्ट्राइक से पीटर क्विल को बेहोश कर दिया है। एंड देन फिर इस तरह से वो लोग पीटर क्विल को पकड़ लेते हैं और उसे शील्ड के अंदर लाकर एक पावरफुल सेल के अंदर डाल देते हैं ताकि वो उस सेल से बाहर ना निकल पाए। इसके बाद थॉर पूरी टीम से मिलता है और वो उन सबको अपने बारे में बताता है। वो उनसे कहता है कि वो थॉर है जो कि एसगार्ड से आया है। इसके आगे वो बताता है कि इस बच्चे ने एक एक करके सारे 9 रियम्स के ऊपर हमला किया था, सबसे पहले जोटनहाइम पे, फिर एसगार्ड पे और फिर इसी तरह से बाकी सब पे। और ये बच्चा अकेले इतना पावरफुल है कि उसने उन सभी रियम्स की आर्मीज को मिटा दिया था और अब आखिर में ये अर्थ पर आया है। और फिर इसके आगे थॉर उन सबको ये भी बताता है कि इन सब के पीछे इसका फादर ईगो है, जो कि असल में एक सेलेस्टियल बीइंग है। वो हर प्लेनेट के ऊपर अपना सेलेस्टियल सीडलिंग डालता है और फिर उसकी मदद से उस पूरे प्लेनेट को अपने अंदर ले लेता है, यानी कि खुद में मिला लेता है। और यहीं पर थॉर उन सबको सेलेस्टियल सीडलिंग भी दिखाता है। वो बताता है कि ये वाला अर्थ का सेलेस्टियल सीडलिंग है और इसे उसने अर्थ के मसूरी से रिकवर किया है। बट ये सब सुनकर हावर्ड स्टार्क कहता है कि उन सबको मिलकर इस सेलेस्टियल सीडलिंग को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, जिससे कि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बट थॉर बताता है कि ये करना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि इसे सिर्फ वही डिस्ट्रॉय कर सकता है जिसके अंदर कॉस्मिक पावर्स हो, जैसे कि ये बच्चा यानी कि पीटर क्विल। इधर दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि हैंक पिम की बेटी होप गाने सुनते सुनते गलती से सीधा पीटर के पास पहुंच जाती है, जहां पर पीटर से मिलकर उसकी पीटर से दोस्ती हो जाती है और इसीलिए वो पीटर को वहां से निकाल लेती है। लेकिन फिर जैसे सुपर हीरोज को ये पता लगता है कि पीटर क्विल वहां से निकलकर भाग गया है, तभी वहां पर थॉर और विंटर सोल्जर ये बोलते हैं कि वो एक बहुत ही बड़ा खतरा है, इसीलिए उन्हें उसे मार देना चाहिए। बट ये सुनकर होप डर जाती है और इसीलिए वो अपने डैड से कहती है कि वो उन सबको पीटर की लोकेशन बताएगी, लेकिन बदले में उन्हें वादा करना होगा कि वो उसे मारेंगे नहीं बल्कि प्यार से समझाएंगे, क्योंकि पीटर एक अच्छा बच्चा है। इधर स्पेस के अंदर हम ये देखते हैं कि ईगो अपने बेटे पीटर क्विल से कॉन्टेक्ट नहीं कर पा रहा था, एंड दैट्स व्हाई वो ये पता करता है कि वो अर्थ पर है और फिर वो उसके पीछे वहां पर चला जाता है। इसके बाद ही हम ये देखते हैं कि एंटमैन और डॉक्टर वेंडी दोनों सीधा पीटर क्विल के लिए मसूरी जाते हैं, लेकिन इतने में ही अर्थ पर ईगो आ जाता है और इसलिए जैसे ही टीम को उसके आने का पता लगता है, वैसी बची हुई पूरी टीम उसका सामना करने जाती है। सुपर हीरोज की टीम पूरी तरह से तैयार होकर ईगो के पास आती है, बट यहीं पर ईगो इन सब पर अटैक कर देता है और यहीं की मिट्टी से अपने बहुत सारे सोल्जर्स क्रिएट कर लेता है और उनको सुपर हीरोज को मारने के लिए छोड़ देता है, जिसके बाद उनके बीच बहुत ही खतरनाक फाइट होती है। ईगो इस दौरान सुपर हीरोज से यही कहता है कि तुम लोग मुझे मेरी सीडलिंग और मेरा बेटा दे दो, क्योंकि अगर तुमने मुझे वो नहीं दिया तो मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। लेकिन सुपर हीरोज ये जानते थे कि अगर ईगो अपने प्लान में कामयाब हो गया तो फिर तो वो पूरी दुनिया को ही मिटा देगा, और इसीलिए वो लोग अपनी पूरी जान लगा के ईगो को रोकते हैं। इधर दूसरी तरफ मसूरी के अंदर हैंक पिम डॉक्टर वेंडी के साथ सीधा पीटर से मिलता है और वहाँ पर वो पीटर को एक बच्चे की तरह समझाता है और उसे समझा बुझाकर अपनी तरफ कर लेता है, क्योंकि अब यहाँ पर पीटर भी ये समझ चुका था कि उसका फादर अर्थ को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, और क्योंकि इसी दुनिया में उसकी मॉम भी रहती थी, इसीलिए उसे इस दुनिया से बहुत प्यार था, एंड दैट्स व्हाई वो ये चाहता था कि अर्थ कभी डिस्ट्रॉय ना हो। सो इसीलिए वो सुपर हीरोज के साथ मिलकर अपने फादर ईगो के खिलाफ जाने का फैसला करता है। इधर ईगो अपनी पावर्स का यूज करके सारे सुपर हीरोज को जकड़ लेता है और अपने सीडलिंग को ढूंढकर अपने पास ले आता है, और उसी टाइम पर हीरोज को ऐसा लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन फिर सही टाइम पर हैंक पिम पीटर को वहां पर ले आता है, जिसके बाद पीटर ईगो के सीडलिंग को ईगो के हाथ में आने से पहले पकड़ लेता है और फिर हैंक पिम और पीटर दोनों सीधा ईगो के सामने आ जाते हैं। ईगो अपने बेटे पीटर से कहता है तुम गलत लोगों के साथ हो बेटा, तुम्हें तो यहाँ मेरे साथ होना चाहिए। लेकिन पीटर अपने फादर ईगो को रोकता है और वो उससे कहता है कि वो इस दुनिया को डिस्ट्रॉय ना करें, क्योंकि ये वही दुनिया है जिस दुनिया में उसकी मॉम रहती थी, एंड दैट्स व्हाई ये दुनिया उसकी मॉम का घर है। सो इसीलिए वो ईगो को इसे डिस्ट्रॉय नहीं करने देगा। इसी दौरान पीटर को ये भी पता लग जाता है कि उसकी मदर को उसके फादर ईगो नहीं मारा है, और फिर इसीलिए पीटर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने फादर के खिलाफ चला जाता है। लेकिन उसका फादर ईगो उससे कहता है कि तुम्हारे अंदर इतनी पावर्स नहीं है कि तुम मुझे रोक सको, जिस पर पीटर अपने फादर से कहता है हाँ आप बिल्कुल सही हैं, मेरे अंदर आपको रोकने की पावर्स नहीं है, लेकिन इस सीडलिंग के अंदर है। और फिर ये बोलने के बाद ही पीटर क्विल उस सीडलिंग की पावर्स को ऑब्जॉर्व करता है एंड फिर वो अपनी पूरी
ताकत लगाकर सीधा ईगो के ऊपर अपना कॉस्मिक अटैक करता है और वो अटैक इतना पावरफुल होता है कि उस अटैक की वजह से ईगो द लिविंग प्लेनेट खत्म हो जाता है और फिर इस तरह से वो सब मिलकर अपनी दुनिया को बचा लेते हैं। इसके बाद सारे सुपर हीरोज इकट्ठा होकर पार्टी करते हैं, लेकिन थॉर सबसे कहता है कि उसे जाना होगा और फिर पूछे जाने पर वो सबको जवाब देता है कि अभी उन सबने मिलकर ईगो का सिर्फ एक ही हिस्सा खत्म किया है और वो इसीलिए क्योंकि अभी भी वो अपने सीडलिंग के जरिए बहुत सारे प्लेनेट्स के अंदर अभी तक जिंदा है और इसीलिए उसे उन सबको भी मिटाना होगा। बट थॉर की बातें सुनकर किंग टिचाका और हैंक पिम दोनों से कहते हैं कि हम सब एक टीम है और इसीलिए हम तुम्हारे साथ जाएंगे। जिसके बाद थॉर सभी से कहता है अगर ऐसी बात है तो सब तैयार हो जाओ और फिर हम ये देखते हैं कि वो सब तैयार होकर अपने मिशन के लिए निकल जाते हैं एंड देन इसके साथ ही ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो दोस्तों यही थी वीडियो व्हाट इफ सीजन 2 के एपिसोड 1 और 2 के ऊपर। आप सभी को इन दोनों एपिसोड की स्टोरी और हमारी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताएं और अगर आप सभी का कोई और रिकमेंडेशन हो तो आप वो भी मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आप सभी इसी तरह से हंसते और मुस्कुराते रहें। मैं आप सबसे मिलता हूँ ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।